जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द कोर्स। और आज इस वीडियो में हम एक और इंडिकेटर के बारे में जानेंगे जिसका नाम है बोलिंजर बैंड। अब बोलिंजर बैंड काफी यूजफुल इंडिकेटर है, काफी लोगों को मैंने देखा इसको यूज करते हुए। 80s में इसको जॉन बोलिंजर नाम के बंदे ने डेवलप किया था और ये हमें मदद करते हैं ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। जो ऐसे आरएसआई में हमने देखा था, अगर आरएसआई वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। ओवरबॉट है या स्टॉक या इंडाइसिस या ओवरसोल्ड है, वो हमें निकालने में मदद करता है। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक मिडिल लाइन होती है जो एक 20 डे सिंपल एवरेज होती है, एक्सपोनेंशियल नहीं, सिंपल मूविंग एवरेज। कोई इसमें हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 20 डे एक सिंपल मूविंग एवरेज को प्लॉट करना है। अपर बैंड जो होगा उसका, बोलिंजर बैंड का, जैसे नाम सजेस्ट करता है, एक बैंड है ये, तो अपर बैंड दर्शाएगा +2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मिडिल लाइन। और मिडिल लाइन क्या है? 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। और लोअर बैंड जो है वो -2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मिडिल लाइन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपने शायद पढ़ा हो स्टैटिस्टिक्स में, ये एक पर्टिकुलर वेरिएबल की अपने एवरेज से कितनी वेरिएंस हो सकती है उसको दर्शाता है। अब स्टॉक मार्केट में, अब इतना टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, बट आपको सिंपल टर्म्स में अगर स्टॉक मार्केट में समझाएं तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी वॉलेटिलिटी, यानी कि अगर कोई स्टॉक की स्टैंडर्ड डेविएशन 12% है तो इसका मतलब ये स्टॉक की वॉलेटिलिटी 12%, यानी 12% ऊपर नीचे जा सकता है वहां से। तो ऐसे ही हम बॉलिंजर बैंड में कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई करते हैं 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज में। अपर बैंड क्या इंडिकेट करेगा? +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली, इंटू 2 कर दी और अपर बैंड आपका आ गया। और सिमिलरली नेगेटिव नीचे की तरफ जो है उसका -2 स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, वो आपका लोअर बैंड आ गया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज निफ्टी की 7800 है और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 75 है, यानी कि 0.96%। तो +2 स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगी 7800 + 75 इंटू 2, और वो आपकी आ जाएगी 7950। और -2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो लोअर बैंड है वो कैसे होगा? वो आप इसमें से 7800 में से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7650 आ जाएगा। तो हमारे तीनों कंपोनेंट निकल के आ गए बोलिंजर बैंड के। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज मिडिल लाइन 7800, अपर बैंड हो गया 7950 और लोअर बैंड हो गया 7650। अब तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिलती है? अगर हम बात करें कि अगर एवरेज प्राइस के अंडर अराउंड है 7800 के आसपास है तो हमें उससे कोई इन्फ्रेंस नहीं निकलता, लेकिन 7950 के पास अगर प्राइस पहुंचता है तो ओवरबॉट की कंडीशन को वो दर्शाता है कि मतलब काफी बाइंग हो चुकी है। सिमिलरली अगर जो है आप वहां पे डिसीजन लेते हैं शॉर्ट करने का, तो आपका टारगेट जो है, जो मूविंग एवरेज है, 7800 के पास होना चाहिए। अगर प्राइस उल्टा होता है, यानी 7650 के आसपास होता है, जो नीचे की स्टैंडर्ड डेविएशन -2 यानी कि लोअर बैंड के पास है, तो आपको माना जाता है कि ये काफी चीप है और एवरेज प्राइस के पास ही आ जाएगा। तो आप यहाँ पे बाइंग डिसीजन लेते 7650 के अराउंड और 7800 आपका टारगेट हो जाता। अब इसको अगर हम बीपीसीएल के चार्ट पे देख लें एक बार, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ये मिडिल लाइन जो है ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को दर्शाती है और अपर बैंड जो है वो रेड लाइन से दर्शाया गया है +2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने बात करी थी उससे, और नीचे वाली जो लाइन है वो बॉटम बैंड को दर्शाती है -2 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप देख सकते हैं जैसे ही प्राइस नीचे वाली लोअर बैंड को टच करता है उसके बाद से अच्छी खासी एक आ जाती है अप ट्रेंड, और जैसे ही अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिलता है उसके बाद वहां से फिर एक रिवर्सल आता है और एवरेज प्राइस के पास आके ट्रेड करने लगता है। सिमिलरली यहाँ पे अब जहाँ एरो बनाया हुआ वहां पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपर बैंड के आसपास गया और फिर उसको नीचे सीधे अपने एवरेज प्राइस के पास टारगेट। तो अगर आप यहाँ पे सेल करते और फिर एवरेज प्राइस आपका टारगेट होता है यहाँ पे, भाई आप बढ़िया एकदम आपकी ट्रेड हो जाती सेम नेक्स्ट डे। तो आप देख रहे हैं मतलब कहीं पे ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। आप हमेशा सेल करते बोलिंजर बैंड के सिंपल मूविंग एवरेज के पास बाई कर लेते और आपकी ट्रेड बढ़िया चल जाती। अब ये हमने देख लिया कि भाई बॉलिंजर बैंड कैसे वर्क करता है, अच्छा समझ में भी आ गया। क्या ये हमेशा वर्क करता है? बिल्कुल नहीं।
हमेशा कोई भी इंडिकेटर वर्क 100% इफेक्टिवनेस के साथ कोई नहीं कर सकता। इनफैक्ट इसके अलावा मार्केट में हजारों और इंडिकेटर अवेलेबल हैं, बट क्या ये जरूरी है कि आप सारे इंडिकेटर को जानें? बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से तो जितने कम चेकलिस्ट, लेकिन ठोस चेकलिस्ट में आपके क्राइटेरिया हैं, वो आपके बाइंग या सेलिंग डिसीजन को इफेक्ट करने चाहिए। अब इसके अलावा अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जो हमने कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने RSI देख लिया, हमने MACD कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस देख लिया जो बात करी, बोलिंजर बैंड देख लिया, और इसके अलावा ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे देखा जाता है नए ट्रेडर इंडिकेटर्स में बहुत घुस जाते हैं और उन्हीं के बेसिस पे अपना पूरा ट्रेडिंग सिस्टम बना लेते हैं। और ये आपको पता है कि ये मूविंग एवरेजेस तक ठीक है, उसके बियॉन्ड आप जब जाते हैं तो और ज़्यादा इंडिकेटर्स में फंस के कोई फायदा नहीं होता। अब हम आते हैं अपनी चेकलिस्ट के ऊपर। चेकलिस्ट कैसी बननी चाहिए, वो हमने अभी तक क्या देखा? हमने सबसे पहला पॉइंट उसमें देखा कि स्टॉक में एक रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक पैटर्न होना चाहिए। वो अगर आपको दिखाई देता है तो सबसे बढ़िया इंडिकेशन हो जाता है कि आपको बाई या सेल करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे और उनके बेसिस पे अपनी ट्रेड को कंफर्म करेंगे। जो स्टॉप लॉस प्राइस है वो हमारा या तो सपोर्ट अगर हम बाई कर रहे हैं, या फिर रेजिस्टेंस के आसपास होना चाहिए अगर हम सेल्स कर रहे हैं। लॉन्ग ट्रेड के लिए लो ऑफ द पैटर्न शुड बी अराउंड द सपोर्ट, शॉर्ट ट्रेड के लिए हाई ऑफ द पैटर्न जो भी बन रहा होगा उसका रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए। वॉल्यूम हमेशा हम कंफर्म करना चाहिए ट्रेड पे, जो अगेन एक मेजर क्राइटेरिया हमारी केस में। इंश्योर अबव एवरेज वॉल्यूम बाई या सेल डेज पे हो। अगर लो वॉल्यूम है तो भैया जरूरी नहीं है ट्रेड करना। ट्रेड हमेशा देयर इज ऑलवेज ए नेक्स्ट डे टू ट्रेड, मार्केट कहीं नहीं जाने वाली। और चौथा क्राइटेरिया, इंडिकेटर अगर हम कोई यूज कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे हमें और कॉन्फिडेंस मिल सकता है और हम अपनी ट्रेड को स्केल कर सकते हैं। कैसे, अभी हम आगे देखते हैं। हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कर्नाटका बैंक का, जैसे यहाँ पे बताया गया है। चार्ट पे बुलिश हैमर नजर आ रहा है तो हम समझ गए कि भैया रिवर्सल पैटर्न है, बुलिश हैमर यानी कि तेजी आने वाले स्टॉक में बाइंग ट्रेड में एंट्री ली जा सकती है। जो लो है बुलिश हैमर का वो हमारे एक सपोर्ट के आसपास है, यानी कि जो हमारा स्टॉप लॉस हो गया वो एक सपोर्ट के आसपास है। सेकंड चेकलिस्ट, वॉल्यूम जो है अबव एवरेज है। थर्ड चेकलिस्ट टिक। और चौथा जो है MACD क्रॉसओवर भी हमें नजर आ रहा है, यानी कि जो सिग्नल लाइन जो 9 डे EMA होती है, MACD लाइन की इटसेल्फ की, वो MACD लाइन से ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। तो भैया यहाँ पे चारों टिक लग गए तो मैं 500 शेयर्स जो है खरीद सकता हूं कर्नाटका बैंक के। लेकिन अगर क्या हुआ था कि भैया पहले 3 चेकलिस्ट में टिक लग गया होता, लेकिन MACD क्रॉसओवर में हमें नहीं मिलती सेटिस्फैक्शन, नहीं हमारे हिसाब से होता, तो 500 शेयर न लेके 300 शेयर्स ले लेते। तो यहां पे आप समझ रहे हैं स्केल का क्या मतलब है, यानी कि आप जितने ज्यादा आपके क्राइटेरिया अच्छे फुलफिल होते जाएंगे उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आप इस तरीके की ट्रेड ले पाते हैं तो मोटा मोटा हमने इस चैप्टर में हमने और पिछले वीडियो में जाना MACD के बारे में कि भैया ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है जो हमें कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बेसिस पे ट्रेंड बताता है। 12 डे और 26 डे EMA के बेसिस पे इसको हम नापते हैं। MACD लाइन जो है वो 12 डे EMA माइनस 26 डे EMA से दर्शाई जाती है। उसको हम डायरेक्टली ना देख के एक सिग्नल लाइन जो 9 डे सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ MACD लाइन या EMA ऑफ MACD लाइन की, उसको हम जो है कि अगर ऊपर जा रही है तो बुलिश, नीचे जा रही है क्रॉसओवर हो रहा है तो हम उसको बेरिश ट्रेड लेते हैं। क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी जो हमने बात करी उसकी बात बताई गई। बॉलिंजर बैंड की भी हमने बात करी इस चैप्टर में और उसमें हमने देखा कि कैसे वॉलिटिलिटी को कैप्चर किया जाता है। 3 कंपोनेंट हमने बात करे थे, 20 डेज एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। और जब प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के आसपास आता है प्राइस तो आप जो है उसको शॉर्ट कर सकते हैं और टारगेट आपका सिंपल मूविंग एवरेज वाला जो लाइन है उस तक हो जाएगा। और अगर -2 स्टैंडर्ड डेविएशन के आसपास आता है तो आप वहां से बाई कर सकते हैं और एवरेज जो है आपका रिटर्न टू मीन जो बात की जाती है, रिवर्सल टू मीन, वो आपका टारगेट हो जाएगा।
बॉलिंडर बैंड जो है साइडवेज मार्केट में सबसे अच्छे वर्क करते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट में जो है वो बहुत ज़्यादा फॉल्स सिग्नल्स जनरेट करता है। जैसे हम इस यहाँ पे देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल में हमने जैसे देखा, यहाँ पे हमें अच्छे सिग्नल्स मिल रहे हैं क्योंकि साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे नहीं मिल पा रहे हैं, फिर यहाँ पे हमें अच्छा सिग्नल मिल गया क्योंकि साइडवेज मार्केट होगी, यहाँ पे ये काम नहीं कर पाया। तो यही चीज जो है आपको इंडिकेटर में देखने की है कि एक्सपीरियंस के बाद ही आपको सही समझ में आएगा कि कौन से इंडिकेटर हमें कहाँ पे यूज करने हैं और किस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ करने हैं। लास्टली, इंडिकेटर्स आर गुड टू नो बट इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज सिंगल सोर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमें अपने चेकलिस्ट जो हमने बनाते जा रहे हैं उसके ऊपर रिलाई करना है, कितने पॉइंट चेकलिस्ट में सही आ रहे हैं और कितने पॉइंट्स उसमें गलत आ रहे हैं, उसके बेसिस पे हम अपनी ट्रेड को नापते हैं। ये नहीं कि बस एक चीज़ मान ली RSI या MACD या बॉलिंजर बैंड ने बताया और उठा के ट्रेड ले ली, नहीं। अच्छे ट्रेडर की वही निशानी होती है कि वो कितने सही तरीके से अपने चेकलिस्ट को मेंटेन कर रहा है और उसको फॉलो भी कर रहा है। ये नहीं किया, बना तो ली चेकलिस्ट लेकिन एक भी पॉइंट टिक होते ही तुरंत ट्रेड ले ली। आपको पेशेंस बहुत चाहिए एज ए ट्रेडर। तो ये चीजें हमने जानी इस चैप्टर में। आगे हम और कुछ चीजें कवर करेंगे इसी कोर्स के पार्ट में। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो जरूर लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो ट्रेडर बनना चाहते हैं, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट में डाल के आप पूछ सकते हैं। माय नेम इज कैप्टन शशांक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।